हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। हम इस चैनल के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टॉपिक एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। तो आज का हमारा सीरियस टॉपिक है, क्या इंडिया सच में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को बीट कर सकता है या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे। Now, Apple has been trying to move away from its hub China. It has moved some of its major manufacturing work to India. So here's why Apple and its suppliers face an uphill battle when it comes to building new iPhone cities in India and Vietnam. Video here. Now, India emerging as a possible candidate as a place that Apple could ship production. And now, China's loss could be India's gain. जैसे कि हम सबको पता है, चाइना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर का एक लीडिंग हब रहा है। लेकिन यूएसए और चाइना में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके लिए और इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम आई है, उसकी वजह से सब लोगों को ये लगता है इंडिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से आगे निकल जाएगा। और सिर्फ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया में इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। पिछले 20 सालों में चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मतलब हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में नंबर 1 पे है। लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना, इसके पीछे 4 मेन रीजन है। उसमें से पहला आता है, चाइना में सप्लीमेंट्री लेबर्स की कॉस्ट बहुत कम है। सेकेंड है, चाइना में बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम है और उनकी गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करती है। थर्ड आता है, चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उनके पास मार्केट साइज बहुत बढ़िया है। और फोर्थ आता है, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स भी है। और इन 4 रीजंस के साथ ही पिछले साल ही 80 to 85% पूरे दुनिया के आईफोन सिर्फ चाइना में मैन्युफैक्चर हुए हैं और बस 10 to 15% इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। और दरअसल ये फिगर भी फेक है, क्योंकि लुक लिन जो डीजी टाइम्स के रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, उन्होंने बताया है ये फिगर सिर्फ 5% से भी कम है। और हमें जो एड्स कैंपेन में गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाता है, वो फिगर झूठ है। तो फिर कैसे इंडिया चाइना को बीट कर सकता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस आउटसोर्सिंग, इन 3 एरियाज में इंडिया ने एक्सपर्टीज हासिल की है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया का बेस अच्छा खासा है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद बीजिंग एंड वॉशिंगटन के बीच में तनाव बढ़ गया है और इसी की वजह से एप्पल का सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुआ है और इसके वजह से एप्पल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो एप्पल ने ये डिसाइड किया है, सप्लाई चेन के मामले में चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहने के बजाय हम इंडिया को ही सप्लाई चेन का एक हब बनाएंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तैयारी में है और शायद आने वाले कुछ सालों में चाइना को भी सरपास कर सकती है। यूनियन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक हब के 5 to 7% प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन सिर्फ एप्पल के लिए ये आंकड़ा वो 25% तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब पूरे दुनिया में जितने भी आईफोन बनते हैं, उसमें से 25% आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। अपने कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एप्पल, फॉक्सकॉन एंड विस्ट्रॉन जैसे कंपनीज से इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए बहुत अग्रेसिवली स्टेप्स लिए हैं। इंडिया को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एप्पल के ये 3 सप्लायर इंडिया में $900 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका की ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इतना ही नहीं, एप्पल ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, इनके साथ टाई अप करके ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें इस अथॉरिटी ने एप्पल को 23 एकर्स की लैंड देनी है और इस लैंड के ऊपर एप्पल सिर्फ अपने कैमरा लेंस की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। एप्पल का ये एम है, पूरे दुनिया के जो अभी 5% आईफोन्स जो इंडिया में बनते हैं, वो परसेंटेज उन्हें बढ़ा के 40 to 50% लेके जाना है। जेपी मॉर्गन के एक रिपोर्ट के हिसाब से ईयर 2025 तक पूरे दुनिया में 5 आईफोन में से 4 आईफोन मेड इन इंडिया होंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आईफोन 14 मेड इन इंडिया है। लेकिन सच में क्या आईफोन 14 मेड इन इंडिया है? इसमें से जो भी कंपोनेंट लगते हैं, वो सारे कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि आईफोन 14 मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। एप्पल कंपनी आईफोन के लिए लगने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट कर रही है इंडिया में, और इंडिया में वो कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक फोन बनाया जाता है। और हम सबको ये लगता है आईफोन की A to लेके Z तक की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। अगर हमें आने वाले कुछ सालों में चाइना को सरपास करना है, तो
तो सिर्फ असेंबल करने से इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया को जो कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं वो कंपोनेंट्स खुद अपने कंट्री में बनाना पड़ेगा और इसके लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए और इन सपोर्ट के माध्यम से ही एप्पल जैसे बड़े जायंट को इंडिया में बुला के उनके साथ टाई अप करके वो कंपोनेंट इंडिया में बनाने चाहिए ताकि A to लेके Z तक पूरा आईफोन इंडिया में बने। वही दूसरी ओर कोविड-19 के सिचुएशन का फायदा उठाते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एडवांटेज लेते हुए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया इन लोगों ने मिलकर अपना एक क्वाड फॉर्म किया है और इस क्वाड में से उन्होंने ये प्रॉमिस किया है इंडिया को आने वाले कुछ सालों में फास्ट ट्रैक ग्रोथ देंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया को अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ अचीव करने में ये सारे देश हेल्प करने वाले हैं और ईयर 2030 तक इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग भी मिलने वाला है। 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हब बनने का सपना है और इसको साकार करने में ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। इसका लाइव एग्जांपल हम दे सकते हैं। मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। तब उन्होंने टारगेट रखा था 25% इंडिया का जीडीपी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब से आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 में भी ये जीडीपी का हिस्सा 14% था और 2020 में भी 14% था। तो बीजेपी ने जो 2020 का टारगेट था वो 2022 तक शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट फेल हुआ और 2022 से शिफ्ट करके अभी 2025 तक लेके गए हैं। 3 बार उन्होंने अपना टारगेट रिवाइज किया है, लेकिन एक भी बार उन्होंने अपना टारगेट थोड़ा भी अचीव नहीं किया है। इतना ही नहीं, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो इंडिया को रेवेन्यू आता है वो सिर्फ अभी भी 14% ही है। तो कहा है भाई मेक इन इंडिया का फर्क या फिर ये बीजेपी का सिर्फ एडवर्टाइजिंग कैंपेन है? तो आपके मन में ऐसे हजारों सवाल अभी आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालते हैं। गवर्नमेंट भी ये समझ चुकी थी एप्पल सिर्फ फोन इंडिया में असेंबल करता है, मेजर कंपोनेंट्स तो चाइना से ही आते हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एजुकेट करना और एप्पल जैसे बड़े कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार करना ये अभी बीजेपी के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए गवर्नमेंट का अगला मूव होगा चाइनीज वेंचर के साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को टाई अप करके देना। और जब ऐसा करेंगे तब इंटरनेशनल वेंचर्स के साथ इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मिलकर आईफोन के कंपोनेंट्स बनाएंगे और इसीलिए 17 में से 14 चाइनीज सप्लायर को गवर्नमेंट ने इनविटेशन दिया था, जिसमें लक्सर और सनी ऑप्टिकल्स भी आते हैं। जो स्टोरी एप्पल के लिए हुई सेम स्टोरी वीवो के लिए भी हुई थी, लेकिन वीवो कंपनी ये चाहती थी 100% ओनरशिप उनके पास रहे, मतलब कंपोनेंट्स वो अपने चाइनीज फैक्ट्री में बनाएंगे और सिर्फ इंडिया में आके वीवो का फोन असेंबल करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया। गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन में उनको क्लियरली बताया आपको डोमेस्टिक कंपनीज के साथ टाई अप करके ही इंडिया में वीवो का 100% मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाना पड़ेगा। इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो खुद ये काम कर सके, तो इसलिए उनको चाइनीज वेंचर के साथ टाई अप ही करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंटली इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 18% हिस्सा है, लेकिन अगर चाइनीज वेंचर के साथ टाई अप करते हैं तो ये परसेंटेज 50% तक जा सकता है। जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था वो अचीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लक्सर कंपनी जिसके पास यूएसए के मेजॉरिटी ऑफ एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने मई 2020 में तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ बातचीत की और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया मोटोरोला का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हम खरीद लेंगे, उसमें हम 740 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे और आईफोन के जो पार्ट्स हम यूएसए में बनाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही बनाना चालू करेंगे। लेकिन 2020 में तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी क्योंकि तमिलनाडु में तब अलग पार्टी की सत्ता थी और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो पॉलिटिकल इशू की वजह से मे भी ये हो सकता है। चाइनीज सप्लायर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते और इसीलिए चाइनीज सप्लायर इंडिया में ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जिनके साथ टाई अप करके वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर सके। ऑलरेडी इंडिया के 50 बड़े कंपनीज के साथ चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने बातचीत करना चालू की है, जिसमें आता है टाटा ग्रुप्स, लावा इंटरनेशनल एंड TI इंडिया। लावा ने शंघाई की सबसे बड़ी कंपनी के साथ बातचीत करना और उनके साथ पार्टनरशिप करना भी धीरे धीरे चालू किया है। जो 3 कंपनीज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो सारी ताइवानीज कंपनी है और ये 3 कंपनी PLI के अंडर आती है। PLI एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू बाहर देशों वाले सप्लायर इंडिया में आके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करेंगे, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उनको सप्लाई करने में और एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेंगे। मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिले डेटा के मुताबिक इंडिया में अभी मेमोरी चिप्स, कैमरा मॉड्यूल्स, प्रोसेसर, आईसी, एलसीडी असेंबल्स, डाई कट्स पार्ट और चार्जर और अडाप्टर जैसे सब असेंबलीज इंपोर्ट करते हैं। वो इंडिया में नहीं बनाते, लेकिन बाहर देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव ले रहा है। और इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने और भी खर्चा किया है। कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर फोकस करने के वजह गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की कमी इंडिया में तो है और इसी कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डोमेस्टिकली एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब घरों घरों में अब सोलर पैनल्स लगेंगे और सोलर पैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को ग्रिड सिस्टम से कनेक्ट करके वही एनर्जी को आगे प्रोडक्शन में या फिर दूसरे घरों में यूज करेंगे। और इसी मोटिव को आगे रखते हुए 2014 में इंडिया में ग्रीन एनर्जी से 76.37 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, वो अभी ऑलमोस्ट डबल मतलब 160 गीगावाट तक पहुंच गई है। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 35 करोड़ रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, जिसमें से लद्दाख में सबसे ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को इंडिया में दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8000 करोड़ रुपीस का खर्चा किया है। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, हर एक घर में सोलर सिस्टम बिठाएंगे और इसमें से भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए सब्सिडी के लिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईयर 2023 के फाइनेंस बजट में डिक्लेयर किए हैं। और इससे एप्पल ही नहीं बल्कि और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मैन्युफैक्चरर को इंडिया में एनर्जी की कमी कभी नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, सिर्फ एनर्जी पे नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा कर रहा है। ऑलमोस्ट जीडीपी के 3.3% ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए फंड्स इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने इस फाइनेंशियल बजट में ये भी डिक्लेयर किया है, रोड ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपीस का फंड दिया जाएगा। और इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की मतलब इस पैसे को प्रॉपर रोड इंप्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज करने की जिम्मेदारी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की है। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से। फाइनली इंडिया को अपने टेक इंडस्ट्री को और भी सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया पहले से ही टैलेंटेड इंजीनियर से भरा हुआ है और डिजाइनर से भी भरा हुआ है, लेकिन इंडिया को उन टैलेंटेड इंजीनियर्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग में और भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल वर्कफोर्स हो और जो चाइना को बीट करने में हेल्प करे। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बनाने के लिए इंडिया को अपने R&D के ऊपर ज्यादा फोकस डालना चाहिए। हाल फिलहाल इंडिया में स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया जाता है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्योर मैथ्स लगता है, वो भी नहीं पढ़ाया जाता। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करता है। ब्राजील अपने कंट्री में 1.16% खर्चा करता है और साउथ अफ्रीका अपने जीडीपी का 0.83% खर्चा करता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों कंट्रीज में से इंडिया काफी कम खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अगर इन सारे नंबर्स की स्टडी करें तो ये पता चलता है, अगर इंडिया R&D के ऊपर जीडीपी का 2% हिस्सा लगाए तो ही इंडिया में ऐसे इंजीनियर्स प्रोड्यूस होंगे जो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। उसके साथ ही गवर्नमेंट को डोमेस्टिक कंपनीज को अपने और भी आउटलेट्स खोलने में या फिर नए कंपनीज एस्टेब्लिश करने में हेल्प हो सके, ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो चाइना के या फिर यूएसए के बड़े जायंट्स इंडिया में आए लेकिन डोमेस्टिक मार्केट ही खत्म हो जाए। गवर्नमेंट के PLI स्कीम का मेन मोटिव ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिए जाए, लेकिन अगर बड़े टेक जायंट्स इंडिया में आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबिलिटी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें निश्चित है, इसमें सबसे बड़ा फायदा एप्पल को होगा, क्योंकि एप्पल पहले से ही चाइना को एक अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढ रहा है जो उसे इंडिया मिल गई। इंडिया में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या गवर्नमेंट सही स्कीम्स और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना टारगेट अचीव करता है या फिर से ईयर 2025 तक ये टारगेट आगे ढकल देता है। लास्ट ईयर में ही एप्पल ने इंडिया से मैन्युफैक्चर हुए $2.5 बिलियन के आईफोन्स पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि इंडियन रुपीस में इतने होते हैं। इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में एक सीरियस कंटेंडर बनाने का पोटेंशियल है, लेकिन इससे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। गवर्नमेंट के
कंटिन्यू एफर्ट्स, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडिकेशन के साथ इंडिया आईफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है तो इसके पीछे और भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या बीजेपी सही में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कदम उठा रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ उनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में ही ये स्कीम दिखती है, एक्चुअल में ग्राउंड कंडीशन के ऊपर ये स्कीम अप्लाई ही नहीं होती? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपको ओपिनियन गवर्नमेंट के लिए तो नहीं लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है।